नमस्ते। अच्छा, हम सब हर दिन, हर पल चलते हैं, फिरते हैं, उठते बैठते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि ये जो इतना आसान सा काम लगता है, इसके पीछे कितनी जबरदस्त और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स बायोलॉजी छुपी हुई है? तो आज हम इसी कमाल की चीज के बारे में बात करने वाले हैं। हम इंसान के शरीर की इस अनोखी काबिलियत मतलब कि लोकोमोशन और मूवमेंट की दुनिया में गोता लगाएंगे और इसके सारे राज खोलेंगे एक एक करके। कभी दिमाग में आया है कि बस एक छोटा सा ख्याल, एक इरादा और हमारा पूरा का पूरा शरीर हरकत में आ जाता है। मतलब कैसे एक सोच हाथ उठाने या फिर दौड़ लगाने के एक्शन में बदल जाती है। कमाल है ना? बस यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दो बहुत जरूरी शब्दों का फर्क समझ लेते हैं, मूवमेंट और लोकोमोशन। सुनने में एक जैसे लगते हैं पर हैं अलग। देखिए, जैसे मैं अभी अपनी पलकें झपका रहा हूं, ये एक मूवमेंट है, मतलब शरीर के किसी भी हिस्से की पोजीशन में बदलाव। लेकिन अगर मैं उठकर एक जगह से दूसरी जगह चलकर जाऊं तो वो होगा लोकोमोशन, क्योंकि इससे मेरी जगह बदल गई। तो बात सीधी सी है, हर लोकोमोशन एक मूवमेंट तो है, पर हर मूवमेंट लोकोमोशन हो ये जरूरी नहीं है। तो ठीक है, ये तो समझ आ गया, पर ये मूवमेंट आखिर है क्या भला? और हमारे शरीर के अंदर ये कितने तरीकों से होता है? तो देखिए, हमारे शरीर में मोटे तौर पर 3 तरह के मूवमेंट होते हैं। पहला है अमीबॉइड मूवमेंट। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे वाइट ब्लड सेल्स, जो शरीर में घूम घूम कर इन्फेक्शन से लड़ते हैं। दूसरा है सीलियरी मूवमेंट। हमारी सांस की नली में जो छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं वो धूल मिट्टी को बाहर धकेलते हैं। बस वही है ये। और तीसरा, जो सबसे जाना पहचाना है, वो है मस्क्यूलर मूवमेंट, जिससे हम अपने हाथ, पैर, जबड़ा सब कुछ हिलाते हैं। और हाँ, आज हम अपना पूरा फोकस इसी मस्क्यूलर मूवमेंट पर रखने वाले हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अपने शरीर के असली इंजन रूम से, हमारे पावर हाउस से, हमारी मांसपेशियां, हमारी मसल्स। यही तो हैं वो जो हमें चलने, फिरने, दौड़ने, भागने, हर तरह की हरकत करने की ताकत देती हैं। एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, एक एवरेज अडल्ट इंसान के शरीर का जो टोटल वजन होता है उसका 40 से 50% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ मसल्स का होता है। सोचिए जरा, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये बताता है कि हमारा शरीर बना ही मूवमेंट के लिए है। और हाँ, यही हमारे मेटाबॉलिज्म का सबसे बड़ा इंजन भी है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है कि सारी मसल्स एक जैसी होती हैं, नहीं। इनको हम 3 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। सबसे पहले आती हैं स्केलेटल मसल्स। ये हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और हमारे कंट्रोल में होती हैं, मतलब जब हम चाहें तब काम करती हैं, इसीलिए इन्हें वॉलंटरी कहते हैं। फिर आती हैं स्मूथ मसल्स। ये हमारे पेट, आंतों जैसे अंदरूनी अंगों में होती हैं और अपना काम खुद करती रहती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। ये हुई इनवॉलंटरी। और तीसरी, सबसे खास, कार्डियक मसल्स। ये सिर्फ और सिर्फ हमारी दिल में होती हैं और जाहिर है जिंदगी भर बिना थके बिना रुके काम करती हैं। ये भी इनवॉलंटरी हैं। और यहाँ इस तस्वीर में साफ साफ देख सकते हैं कि ये तीनों मसल्स दिखने में भी एक दूसरे से कितनी अलग हैं। इनकी बनावट ही इनके काम को दर्शाती है। अब जैसा कि मैंने कहा, आज की हमारी बातचीत में हम स्केलेटल मसल्स पर ही फोकस करेंगे, क्योंकि चलने फिरने यानी लोकोमोशन का सारा जिम्मा इन्हीं के कंधों पर है। तो तैयार है? चलिए अब एक माइक्रोस्कोप उठाते हैं और एक मसल के अंदर जूम इन करते हैं। देखते हैं कि आखिर इसकी बनावट में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना पावरफुल बनाती है। ये देखिए, ये एक पूरी की पूरी स्केलेटल मसल है। ये जो मजबूत सा हिस्सा हड्डी से जुड़ा है, इसे टेंडन कहते हैं। तो एक मसल को बस एक टुकड़े की तरह नहीं, बल्कि एक पूरे ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गन की तरह सोचना चाहिए, जो कई छोटे छोटे हिस्सों से मिलकर बना है। और अब हम इन्हीं हिस्सों को और करीब से देखने वाले हैं। तो अगर हम इस मसल का एक क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब इसे बीच से काट कर देखें, तो हमें इसके अंदर कई छोटे छोटे बंडल्स दिखाई देंगे। इन बंडल्स को कहते हैं फैसिकल्स। हर फैसिकल के चारों ओर एक पतली सी परत होती है कनेक्टिव टिश्यू की, जो इन सबको एक साथ बांध कर रखती है और सपोर्ट देती है। चलिए जरा और अंदर चलते हैं। अब अगर हम इनमें से एक फैसिकल को बाहर निकालें तो उसके अंदर हमें हजारों धागे जैसे स्ट्रक्चर मिलेंगे। ये है मसल फाइबर्स, यानी असल में मसल सेल्स। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।
हर एक मसल फाइबर के अंदर झांकेंगे तो और भी पतले पतले धागे मिलेंगे, जिन्हें मायोफिब्रिल्स कहते हैं। और इन्हीं मायोफिब्रिल्स के अंदर हमें मिलती है वो चीज़ जहां सारा एक्शन होता है, जहां मसल कॉन्ट्रैक्शन का असली जादू होता है, सार्कोमियर। तो ये सार्कोमियर आखिर है क्या? इसे आप मायोफिब्रिल का फंक्शनल यूनिट कह सकते हैं, मतलब सबसे छोटी और सबसे जरूरी इकाई। असल में मसल का सिकुड़ना या जिसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं वो यहीं पर होता है, और ये बना होता है दो खास तरह के प्रोटीन फिलामेंट्स से। इनके नाम हैं एक्टिन और मायोसिन। और अब हम आ गए हैं इस पूरी कहानी के सबसे मजेदार और सबसे जरूरी हिस्से पर, द स्लाइडिंग फिलामेंट थियरी। यही वो थियरी है जो हमें बताएगी कि मॉलिक्यूलर लेवल पर, मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पर, हमारी मसल्स असल में सिकुड़ती कैसे हैं। देखिए, ये पूरी प्रक्रिया ना एक बहुत ही सटीक डांस की तरह है। सबसे पहले दिमाग से एक नर्व सिग्नल आता है। ये सिग्नल एक केमिकल मैसेंजर एसिटाइल कोलाइन को छोड़ता है। इससे मसल फाइबर में एक बिजली की लहर सी दौड़ जाती है, जो कैल्शियम को रिलीज करने का ऑर्डर देती है। अब ये कैल्शियम जाकर एक्टिन फिलामेंट्स को एक्टिवेट कर देता है, और जैसे ही एक्टिन तैयार होता है, मायोसिन के छोटे छोटे हेड्स उसे पकड़कर अपनी तरफ खींचते हैं, जोर से। इसी खिंचाव को कहते हैं पावर स्ट्रोक, और बस इसी से सार्कोमियर छोटा हो जाता है और पूरी मसल सिकुड़ जाती है ना कमाल? और ये जो कमाल का डायग्राम है ना, ये इसी पूरी प्रोसेस को जिंदा कर देता है। देखिए कैसे नर्व से सिग्नल मसल तक पहुंच रहा है, और फिर जूम इन करके देखिए माइक्रोस्कोपिक लेवल पर कैसे वो मायोसिन हेड्स एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, उन्हें सेंटर की तरफ खींच रहे हैं। इसी वजह से सार्कोमियर छोटा हो रहा है। बस यही है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी का निचोड़। ठीक है, तो मसल्स का सिकुड़ना तो हमने समझ लिया, पर क्या सारी मसल्स एक ही तरीके से सिकुड़ती हैं? मतलब क्या हर मसल की स्पीड और पावर एक जैसी होती है? इसका जवाब छिपा है मसल फाइबर्स की अलग अलग किस्मों में। एक और जरूरी बात, मसल का रिलैक्स होना कोई पैसिव काम नहीं है, ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है। जैसे ही दिमाग से सिग्नल आना बंद होता है, कैल्शियम को वापस उसकी जगह पर पंप कर दिया जाता है, और इस काम में भी एनर्जी यानी एटीपी लगती है। जैसे ही कैल्शियम हटा, एक्टिन की जो साइट्स थीं वो फिर से ब्लॉक हो जाती हैं, मायोसिन के हेड्स अब उससे जुड़ नहीं पाते, और मसल वापस अपनी नॉर्मल रिलैक्स्ड स्टेट में आ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं मसल फाइबर्स के टाइप्स की। मोटे तौर पर ये दो तरह के होते हैं। एक है रेड फाइबर्स, जिन्हें स्लो ट्विच भी कहते हैं, और दूसरे हैं व्हाइट फाइबर्स या फास्ट ट्विच। अब रेड फाइबर्स, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इनमें मायोग्लोबिन यानी ऑक्सीजन स्टोर करने वाला प्रोटीन बहुत होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी ज्यादा होते हैं, तो ये ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं और जल्दी थकते नहीं। ये मैराथन वाले फाइबर्स हैं। दूसरी तरफ व्हाइट फाइबर्स में ये सब कम होता है, तो ये बहुत तेजी से बहुत जोर से काम तो करते हैं, पर इनकी बैटरी भी उतनी ही जल्दी डाउन हो जाती है। और इसे समझने का सबसे बेस्ट तरीका है एथलीट्स को देखना। सोचिए एक मैराथन रनर के बारे में। उसे घंटों तक दौड़ना है, उसे स्टैमिना चाहिए, तो जाहिर है उसके शरीर में रेड फाइबर्स यानी स्लो ट्विच फाइबर्स ज्यादा होंगे। अब सोचिए एक स्प्रिंटर के बारे में, जिसे 100 मीटर की रेस कुछ सेकंड्स में पूरी करनी है। उसे चाहिए विस्फोटक पावर, तो उसके शरीर में व्हाइट फाइबर्स यानी फास्ट ट्विच फाइबर्स की भरमार होगी। सिंपल। तो आज हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे बस एक छोटा सा ख्याल एक अविश्वसनीय रूप से जटिल बायोलॉजिकल प्रोसेस को चालू कर देता है। एक नर्व सिग्नल से लेकर कैल्शियम के रिलीज तक, और आखिर में एक्टिन और मायोसिन के उस मॉलिक्यूलर डांस तक जो हमें चलने फिरने की ताकत देता है। हमने ये भी समझा कि कैसे अलग अलग तरह के मसल फाइबर्स हमें अलग अलग कामों के काबिल बनाते हैं, चाहे वो मैराथन दौड़ना हो या तेज स्प्रिंट लगाना। लेकिन एक सवाल अब भी है, हमारी मसल्स को ये कैसे पता चलता है कि एक कलम उठाने के लिए कितनी ताकत लगानी है और एक भारी बक्सा उठाने के लिए कितनी? उन्हें फोर्स को कंट्रोल करना कैसे आता है? इस सवाल पर सोचिएगा जरूर।